अस्सलाम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, और हमारा आज का टॉपिक है कुदरती वसाइल की खुसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जमात हफ्तों के लिए स्टैंडर्ड 7th के लिए मजमून है साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आपको पता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है कुदरत से हासिल होती है ना, नेचर से हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती है। तो आज हम उसकी खुसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले जो बहुत अहम चीज़ हमें कुदरत से मिलती है वो है हवा, एयर, है ना। हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं एयर के बारे में। हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और हवा को मुतजानिस आमिज़ा क्यों कहते हैं? ज़रा अपने दिमाग पर ज़ोर लगाइए और सोचिए कि हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो हवा में 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और सिर्फ 1% अदर स्टफ्स यानी दीगर गैसें पाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है हवा में? नाइट्रोजन। और क्यों हवा को मुतजानिस आमिज़ा कहते हैं? क्योंकि हवा में बेशुमार गैसें पाई जाती हैं, इसीलिए इसे मुतजानिस आमिज़ा कहा जाता है। अब देखते हैं कि दीगर 1% में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं। देखिए, दीगर 1% अगर हम देखते हैं तो उसमें जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है उसमें ऑर्गॉन 0.93%, जीनॉन 0.0009%, नियॉन 0.0018%, हाइड्रोजन 0.0005%, हीलियम 0.005%, क्रिप्टॉन 0.0001% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। ये नाम फेमिलियर है हमारे लिए, बाकी सारे नाम तो कुछ नए लग रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 0.038% पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा तनासुब अगर देखा जाए तो ऑर्गॉन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तनासुब है दीगर 1% में। बाकी हम देख रहे हैं कि 78.08% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 20.95% है। तो अब देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है आपकी किताब की शुरुआत में। बतौर यादा सवाल दिया हुआ है कि हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ गैसों के क्या इस्तेमाल हैं, यानी हम मुख्तलिफ़ गैसों के किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे अहम गैस तो है जो वो है O2 यानी ऑक्सीजन, है ना। और आपको पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तमाम जितने भी जानदार रूए ज़मीन पर मौजूद हैं वो तमाम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और ये अमल क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन या तनफ़ुस का अमल कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ हालतों में कि हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमें उस सूरत में मसनूई तनफ़ुस फ़राहम करना होता है, तो उस वक्त भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फ़िलहाल कोरोना फैला हुआ है, तो इस दौरान भी जब किसी शख्स को कोरोना हो जाए, उसके फेफड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो उस सूरत में उसे भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो है फ़राहम की जाती है, मसनूई तनफ़ुस फ़राहम किया जाता है, और इसमें भी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है। हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यानी N2 पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन का बाकायदा से एक पूरा साइकिल मौजूद है। नाइट्रोजन का बहुत अहम किरदार है अमोनिया की तैयारी में, और ये अमोनिया नबातात और हैवानात दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके अलावा जब नबातात मर जाते हैं या हैवानात मर जाते हैं तो बैक्टीरिया के ज़रिए उनकी तहलील जो होती है उसमें भी बहुत अहम किरदार नाइट्रोजन अदा करता है।
इसके बाद नेक्स्ट है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हमें पता है कि तमाम जानदार जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, लेकिन जो नबातात होते हैं वो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, है ना। तो नबातात में भी तनफ़ुस का अमल होता है और उन्हें ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स की तैयारी में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है, माइनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है। तो ये हमने देखे कुछ गैसों के इस्तेमालात। अब देखिए यहाँ पर हमने देखे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के इस्तेमालात देखे, कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमालात देखे, लेकिन दीगर कुछ और गैसें भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑर्गन, जीनॉन, है ना, हीलियम, क्रिप्टॉन, इन्हें कहा जाता है नोबल गैसेस। और ये नोबल गैसेस भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। जैसे जो हीलियम गैस है, इसका इस्तेमाल जो है एयरशिप्स में, और जो बलून्स होते हैं हीलियम के, उनको फिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गन का इस्तेमाल जो है लाइट बल्ब्स में किया जाता है। नियॉन गैस का इस्तेमाल जो है एडवर्टाइजिंग साइंस जो ग्लो करती हुई, चमकती हुई हमें नज़र आती है ना, तो उन एडवर्टाइजिंग साइंस के तैयारी में नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो है इसमें एक तरह का ग्लो, चमक पाई जाती है। क्रिप्टॉन का इस्तेमाल जो है लेज़र्स में होता है, कार की हेडलाइट्स में होता है। जीनॉन का इस्तेमाल भी बिल्कुल इसी तरह से कार की हेडलाइट्स में, लाइट हाउस वगैरह में, ऑपरेटिंग रूम्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं हवा की खुसूसियात क्या है, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। कि हवा की क्या खुसूसियात है, क्या प्रॉपर्टीज़। देखिए, हमारे अतराफ हवा मौजूद होने के बावजूद हमें हवा नज़र नहीं आती है, लेकिन हम हवा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे अतराफ़ में हवा मौजूद है, लेकिन वो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हम किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जहाँ पर बिल्कुल हवा का गुज़र नहीं है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हमें घुटन महसूस होती है, थोड़ी देर के बाद हम पसीने पसीने हो जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है। तो इसका मतलब ये है कि हवा बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन हम उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के ज़रिए हवा जो है वो अंदर दाखिल होती है ना। तो ये जो सांस लेने का अमल है, इसमें भी हवा जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमने देखे कि हम हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के दौरान। बिल्कुल वैसे ही मुंह के सामने हाथ रखकर फूंके तो हमें हवा के लम्स का महसूस होता है, हवा का लम्स महसूस होता है। देखिए, अगर आप अपने मुंह के सामने हाथ रखकर उसे फूंकते हैं तो आपको एहसास होगा कि हवा जो है वो मौजूद है ना। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कोई छोटा सा फूल लेकर उस फूल को भी फूंकते हैं, जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है, तो उसकी पत्तियां बिखर जाएगी। तो वो किस वजह से बिखरी? हवा की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमें हवा की मौजूदगी का एहसास दिलाती। डज एयर हैव मास और वेट? क्या हवा का कोई वज़न होता है या हजम होता है? तो फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए पता लगाते हैं। अब एक करते हैं छोटा सा तजुर्बा। झाड़ू की एक सिलाई या कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रॉ लीजिए और उस सिलाई या स्ट्रॉ के बीचों बीच धागा बांधकर इस तरह से लटकाइए कि वो मुकम्मल तौर पर उफ़क़ी सतह पर रहे। अब सिलाई के दोनों सिरों पर यकसा जसामत के 2 गुब्बारे बांधिए। ओके, ऐसा करना है हमें। और फिर उसके बाद क्या करना है, वो जो गुब्बारे हैं उन दोनों में हवा भरनी है और हवा भरकर उसके दोनों सिरों पर उसे लटका देना है। तो क्या होगा कि दोनों गुब्बारे बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब क्या करना है, एक गुब्बारे की हवा जो है निकाल देनी है। ब्लू वाले गुब्बारे की हवा जो है हम निकाल देंगे। जैसे ही हम ब्लू गुब्बारे की हवा निकालते हैं तो येलो वाला जो गुब्बारा है वो नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उस गुब्बारे में से हवा निकल गई, लेकिन येलो वाले गुब्बारे में हवा मौजूद है, तो वो ज़्यादा वज़नी है। ज़्यादा वज़न होने की वजह से वो सिरा जो है लकड़ी का वो नीचे झुक गया। तो इससे क्या चीज़ समझ में आई? इससे ये बात समझ में आती है कि हवा में वज़न पाया जाता है, क्योंकि एक गुब्बारे में हवा नहीं है, दूसरे गुब्बारे में हवा है, और जिस गुब्बारे में हवा है वो हिस्सा जो है नीचे झुक गया। इसका मतलब ये है कि हवा में वज़न पाया। हवा गैसों का आमेज़ा होने की वजह से दूसरी अशिया की तरह ही हवा में हजम और वज़न पाया जाता है।
तो यही तजुर्बा आप भी करके देख सकते हैं। और आप अगर चाहें तो दोनों गुब्बारों में हवा मत भरिए, बल्कि एक ही गुब्बारे में हवा भरिए और एक गुब्बारा बिल्कुल ऐसे ही लकड़ी पर टंगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि जिस तरफ आपने जिस गुब्बारे में हवा भरी है वो सिरा जो है नीचे झुक गया है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हवा में हजम और वज़न पाया जाता है। चलिए अब एक और तजुर्बा करके देखते हैं। एक बगैर सुई की इंजेक्शन की सिरिंज लीजिए। देखिए इस तरह से इंजेक्शन्स होते हैं ना, डॉक्टर के पास पाए जाते हैं। तो इसमें जो है सुई नहीं लगानी है आगे, बगैर सुई कैसे लेना है और क्या करना है कि इसका पंप जो है खींचना है और फिर इसका हम मुशाहिदा करेंगे। पंप जो है आसानी से बाहर खींचा जा सकता है ना, हम पंप पीछे का खींचते हैं तो आसानी से बाहर आ जाता। अब क्या करेंगे, अब सिरिंज का सुराख जो है अंगूठे की मदद से बंद करेंगे। आगे का ये जो सुराख है इसको हम अंगूठे की मदद से बंद करते हैं। तो फिर क्या होगा, अब जो है पीछे से आप पंप को खींचने की कोशिश कीजिए। तो अब जब आप पंप को खींचते हैं तो वो खींचा नहीं जाता है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? सिरिंज के सुराख को बंद करके पंप को खींचने पर सिरिंज में मौजूद हवा को ज़्यादा जगह मिलती है और वो फैलती है, इसलिए सिरिंज में हवा का दबाव कम हो जाता है और बाहर का दबाव इसकी बनिस्बत बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बाहर खींचा हुआ पंप छोड़ते ही वो अंदर चला जाता है। सिरिंज को खड़ी, आड़ी, तिरछी किसी भी हालत में पकड़कर इस तजुर्बे को अगर हम दोहराते हैं तो हर मर्तबा पंप इतना ही अंदर जाता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि फ़िज़ाई दबाव हर सिमत में मसावी होता है। ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है फ़िज़ाई दबाव की वजह से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और अगर हम किसी भी हालत में सिरिंज को आड़ा तिरछा किसी भी तरह से पकड़कर इस तजुर्बे को दोहराते हैं तो सिरिंज जो है हर मर्तबा पाइप उसी तरह से उसका अंदर जाता है। इससे ये बात समझ में आती है कि फ़िज़ाई दबाव जो है हर सिमत में मसावी होता है। हवा में मौजूद गैसों के सालमात मुसलसल हरकत करते रहते हैं। ये सालमात जब किसी शय से टकराते हैं तो इस पर उस शय पर दबाव डालते हैं। हवा के इस दबाव को ही हम फ़िज़ाई दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम भी हवा में रहते हैं ना, हमारे अतराफ हवा मौजूद है, तो हम पर भी ये जो सालमात हैं ये क्या करते हैं, मुसलसल दबाव डालते रहते हैं और इसी दबाव को फ़िज़ाई दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। हवा में मौजूद गैसों के सालमात क्या करते हैं, मुसलसल हरकत करते हैं और हरकत करते के साथ साथ ये जिस भी शय से टकराते हैं तो उस शय पर ये क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं। और ये दबाव क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फ़िज़ाई दबाव कहलाता है। तो ये हमारे ज़मीन की बहुत अहम ख़ुसूसियत है कि हमारी ज़मीन पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है और इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पाया जाता है, यानी फ़िज़ाई दबाव पाया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन रेस्पिरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेनी डिवाइसेस इंक्लूडिंग वाटर पम्प, सिरिंजेस और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। तो हम जो स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, या सिरिंज से हमें इंजेक्शन लगाया जाता है, या वाटर पम्प से जो है पानी खींचकर हमारे घरों तक पहुंचता है। तो इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस में, और यहाँ तक कि जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इस रेस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फ़िज़ाई दबाव बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब देखते हैं कि लोअर एयर प्रेशर और हायर एयर प्रेशर क्या है। आम हालात में सतह समंदर पर फ़िज़ाई दबाव तकरीबन 1,01,400 न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर होता है। बाध्य पैमा के ज़रिए इसे नापा जा सकता है। जैसे जैसे सतह समंदर से बुलंदी पर जाएंगे तो फ़िज़ाई दबाव जो है कम होता जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हो कि सी लेवल जो है बताया गया है, समंदर है और समंदर से लगकर जो है सी लेवल दिखाया गया है। तो इसे जो है सतह समंदर कहा जाता है, सी लेवल कहा जाता है। और यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी पर जाते हैं तो फ़िज़ाई दबाव कम होता जाता है। यानी अगर हम सतह समंदर से
बहुत ज़्यादा बुलंदी पर चले गए, समझ लीजिए कि ये पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पे अगर हम चले गए तो वहाँ पर फ़िज़ाई दबाव जो है बहुत कम होगा। यही वजह है कि जो लोग सतह समंदर से ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, कोह पैमा जो होते हैं, जो हाइकिंग करते हैं, जो पहाड़ों की चोटियों पर जाते हैं कोह पैमा, तो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि फ़िज़ाई दबाव कम होने की वजह से वहाँ उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो सांस लेने का जो अमल है, इसमें भी फ़िज़ाई दबाव बहुत अहम किरदार अदा करता है। देखिए क्यों ऐसा होता है कि सांस लेने के अमल के दौरान जो है फ़िज़ाई दबाव अहम किरदार अदा करता है और सतह समंदर पर फ़िज़ाई दबाव ज़्यादा है, सतह समंदर से ऊंचाई पर फ़िज़ाई दबाव कम है, क्योंकि ग्रेविटी पुल्स द एयर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द अर्थ गिविंग दैम वेट। जो ग्रेविटी है, कशिश सक्ल है, वो एयर मॉलिक्यूल्स को ज़मीन की तरफ खींचती है और उन्हें क्या देती है, वेग देती है, यानी वज़न देती है। द वेट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड अस इज़ कॉल्ड द एयर प्रेशर। और असल में जो एयर मॉलिक्यूल का वेट है, वज़न है, हमारे अतराफ़ में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनका वज़न ही जो है असल में क्या है, एयर प्रेशर है या फ़िज़ाई दबाव है। और जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स सतह ज़मीन से ऊंचाई पर जाते जाते हैं, ग्रेविटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ़िज़ाई दबाव क्या होता है, कम होता है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया गया। नीचे वाले शख्स को देखिए जो नीचे खड़ा है, तो यहाँ हायर प्रेशर्स क्या बताया गया है, लुक एट द एटम्स प्रेसिंग डाउन ऑन द गाय एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन। माउंटेन के बॉटम में जो लड़का खड़ा है, इसके अतराफ़ में आप देख सकते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं या हवा के जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेसिंग डाउन ऑन द गाय, उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हायर प्रेशर होता है। जबकि जो लड़का उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, तो उसे देखिए अब कि लुक एट द हाउ एटम्स आर प्रेसिंग डाउन ऑन द गाय एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमको एटम जो है बहुत दूर दूर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर प्रेशर कैसे होता है, लो होता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सतह समंदर पर जो सी लेवल है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे फ़िज़ाई दबाव कम होता जाता है। और क्यों कम होता जाता है ये अभी हमने देखा। सन 1733 में डैनियल बर्नाली नामी स्वेडिश जो है साइंसदान थे, इन्होंने अहम नज़रिया पेश किया कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर उसका दबाव कम होता है। इसके बरखिलाफ हवा की रफ्तार कम होती है तो दबाव बढ़ता है। अब देखिए रफ्तार कम होती है तो दबाव बढ़ेगा और रफ्तार ज़्यादा होगी तो दबाव जो है कम होगा। कोई शय अगर हवा में हरकत कर रही है तो उस शय की हरकत की उमूदी सिमत में हवा का दबाव कम होता है, तब अतराफ़ की हवा तेज़ी से ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब बहने लगती है। ये किसने बताया था, डैनियल बर्नाली नामी स्वेडिश साइंसदान ने सन 1700 बताया। देखिए क्या है बर्नौल्स प्रिंसिपल, क्या है कि कोई भी शय, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एक विंग की, कि अगर वेलोसिटी लो रहेगी, रफ्तार कम रहती है तो प्रेशर हाई रहता है, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहती है तो प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है। तो अब आपकी किताब में एक सवाल है कि क्या चांद पर फ़िज़ाई दबाव है। तो ज़रा अपने दिमाग पर ज़ोर लगाइए और सोचिए कि क्या चांद पर फ़िज़ाई दबाव पाया जाता है। तो ये जो चांद है, चूँकि चांद पर एटमॉस्फेयर ही नहीं पाया जाता, फ़िज़ा ही मौजूद नहीं होती है, इसलिए चांद पर फ़िज़ाई दबाव नहीं पाया जाता। द सरफेस ऑफ द मून इज़ अ वैक्यूम, यानी वहाँ पर वैक्यूम है, वहाँ पर हवा मौजूद नहीं है, फ़िज़ा मौजूद नहीं है, इस वजह से वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फ़िज़ाई दबाव नहीं पाया जाता। समझ में आया।
तो इसी के साथ हमारा आज का सबक जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिए और साथ ही अपनी टेक्स्ट बुक का इआदा भी कर लीजिए ताकि आपको तमाम टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आए। अब इस सबक का अगला हिस्सा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।